नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आखिर एक माँ क्यों अपनी छोटी सी बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जयंत एवं ज्योति खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 छोटे बेटे थे। एक बेटा 5 साल का और छोटा बेटा 3 साल का था। बड़े बेटे का नाम सोनू एवं छोटे बेटे का नाम मोनू था, लेकिन वह सभी आने वाली मुसीबत से अनजान थे। जयंत को थोड़ी तकलीफ रहती थी। जब ज्योति उसे डॉक्टर को दिखाने को कहती तो वह कहता कि इन छोटी छोटी तकलीफ़ों में डॉक्टर के पास क्या जाना। लेकिन धीरे धीरे जयंत की तकलीफ़ बढ़ने लगी और हार कर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे थोड़ी दवा दी और टेस्ट करने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। ज्योति का मन किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट में सब ठीक आए। रिपोर्ट आने पर वे लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि जयंत को कैंसर है, जो अब लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने उन्हें एम्स दिल्ली में दिखाने के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ का इलाज शुरू हुआ। 2-3 महीने की भाग दौड़ के बाद भी उनके हाथ निराशा ही लगी। महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन, कीमोथेरेपी आदि सभी असफल रहे। दोनों आशा निराशा के बीच झूलते रहे। जयंत सोचता था कि उसने बच्चों के लिए क्या क्या सपने देखे थे, अब वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज्योति उसको समझाती और चिंता करने से मना करती। ज्योति की स्थिति और ख़राब थी। ना वह पति से कुछ कह पाती थी और बच्चे तो अभी छोटे ही थे। किसी तरह वह अपनी हिम्मत बनाए हुए थी। आखिरकार वह धन संपत्ति सब कुछ देकर भी अपने पति को बचा ना पाई। रिश्तेदार सब एकत्र हुए, क्रियाक्रम हुआ। थोड़े दिनों तक रहकर वह लोग अपने घर चले गए। इतने बड़े जिम्मेदारी उठाने का किसी में भी साहस ना हुआ। ज्योति प्रेग्नेंट भी थी। रिश्तेदारों के जाने के बाद वह अकेली रह गई। यह मुसीबत के दिन वह अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से बिता रही थी। किसी तरह 3-4 महीने बीत गए। ज्योति की तबीयत खराब होने पर उसके पड़ोसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी सास भी तबीयत खराब होने की वजह से ज्योति के पास ना आई। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। तीसरे दिन किसी तरह वह अपने बच्ची को लेकर घर आई। पड़ोस वाले भी कितना साथ देते, जितना किया वह बहुत था। बाकी जो जमा पूंजी थी वह भी ख़त्म हो गई थी। इस कमजोरी की हालत में किसी तरह रो रो कर वह अपने दिन बिता रही थी। आय का कोई साधन नहीं था। ज्योति ने हार कर दूसरे शहर में जाने का निश्चय किया, क्योंकि अपने शहर में वह कोई छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती थी। अपने 3 बच्चों को लेकर वह अनजान डगर पर निकल पड़ी। ट्रेन में संजोगवश एक परिवार मिला, जिसकी महिला ने ज्योति की मदद करने का निश्चय किया। वह उसे अपने साथ ले गए और अपने घर के पास से छोटा सा कमरा दिलाया और कुछ लोगों को एड्रेस दिए जहां पर उसे कुछ काम मिल सकता था। उसे रहने को जगह तो मिल गई थी, लेकिन गुजारे के लिए उसे रात दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बच्ची बहू छोटी थी। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी और ना ही लेकर काम कर सकती थी। हार कर उसने उस बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर लिटा दिया और स्वयं मंदिर के पीछे छुप गई। बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ का मन तड़प उठा, लेकिन वह मजबूर थी। 3 बच्चों का पालना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था।
वह मंदिर के पीछे ही इस उम्मीद से छुप गई कि शायद कोई मेरी बच्ची को ले जाए और उसका पालन पोषण ठीक से हो जाए। तभी एक महिला आई। आते ही महिला के कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे वह नज़दीक पहुंचती जा रही थी, वह आवाज़ें और स्पष्ट होती जा रही थी। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो उसे एक सुंदर सी बच्ची तौलियों में लिपटी हुई सीढ़ियों पर पड़ी मिली। उसने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और इधर उधर देखने लगी कि शायद उसके माता पिता यहीं कहीं हो, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बच्ची उसके गोद में आकर थोड़ा शांत हो गई। उसने गोद में लिए ही भगवान की पूजा और अर्चना की और बच्ची को लेकर घर वापस आ गई। प्रदीप उसके हाथों में बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सब हाल जानने पर उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत घर आ गई और उसने रिपोर्ट दर्ज कर दी और कहा कि हम लोगों ने अनाथालय में फ़ोन कर दिया है और बच्चे को तब तक के लिए अनाथ आश्रम में रख देंगे जब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाते। लेकिन प्रदीप और रोशनी ने कहा कि बच्ची को अनाथ आश्रम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इसके माता पिता नहीं मिलते हैं तब तक हम इसका पालन पोषण करेंगे और जब माता पिता मिल जाएंगे तो हम उनको इस बच्ची को सौंप देंगे। प्रदीप और रोशनी की शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उन लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह दवा दुआ सब कुछ कर चुके थे पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। सब ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। अब सब कुछ छोड़कर उन्होंने स्वयं को भगवान के सहारे छोड़ दिया था। बच्ची को पाकर रोशनी के मन में ममता का स्रोत फूट पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कि बच्चों के रूप में उन्हें जीने का एक सहारा मिल गया है। उन्हें लगता था जिसे भगवान ने ही उसे बच्चों को उनके पास भेजा हो। अब उन्हें डर लगने लगा था कि बच्चे की माँ बाप मिलने पर वह उसे कैसे दे पाएंगे। लेकिन बच्चों के माता पिता का पता कैसे लगता। उसके पिता पहले ही मर चुके थे और माता ने मजबूरीवश उसे छोड़ दिया था। बच्चे उनके घर में पलने लगी। दोनों ही उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। उसकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। बच्ची 3 से 4 साल की हो गई थी। उसे बच्ची का नाम उन्होंने दिव्या रखा। अचानक शाम को खड़े खड़े ही एक दिन रोशनी गिरकर बेहोश हो गई। उसको उसके पति ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद बताया कि वह प्रेग्नेंट है। उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरे में आशा की किरण फूटी हो। अब वे लोग उसको और अधिक प्यार करने लगे। वह उनके घर सौभाग्य लेकर आई थी। उनको लगा कि उसकी किस्मत से ही उनके घर बेटे ने जन्म लिया। उनका सपना साकार हो गया। उनको अपना बार खुशी मिली थी। दिव्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। घर में लड़का हो जाने से उसके प्यार दुलार में कोई कमी नहीं आई थी। दिव्या स्कूल जाने लगी थी। स्कूल से आते ही अपने भाई के साथ खेलने लग जाती थी। उसको वह बहुत प्यार करती थी। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, फिर अगली कक्षा में दिव्या पहुंचती गई। इस समय दिव्या कक्षा 8 में पहुंच गई थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, साथ ही साथ अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। दिव्या ने स्विमिंग भी सीखी थी और 15 अगस्त 26 जनवरी को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी। साथ ही साथ संस्कृति कार्यक्रमों में भी भाग लेती थी। वह कक्षा की होनहार छात्राओं में गिनी जाती थी। जब वह कक्षा 8 में थी तो विद्यालय से 7-8 दिनों के लिए एक एनसीसी कैंप में जाना था, लेकिन उसके माता पिता उसे जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। दिव्या ने जाने के लिए बहुत जिद की, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। अंत में अध्यापिकाओं के बहुत समझाने पर दिव्या के माता पिता ने
बहुत दुखी मन से जाने की अनुमति दी। अनुमति पाकर दिव्या बहुत खुश हुई और जाने के लिए तैयारी करने लगी। सभी सामान याद करके रखा, कुछ खाने पीने का सामान, एनसीसी की यूनिफॉर्म एवं अन्य जरूरी सामान रखकर उसने अपना बैग पैक कर लिया। दूसरे दिन अन्य छात्राओं के साथ ट्रेन से एनसीसी कैंप के लिए रवाना हो गई। कैंप में प्रातः चाय पीने के बाद 1 घंटे के लिए व्यायाम होता था। उसके बाद सभी छात्राएं अल्पाहार लेती थी। उसके बाद परेड होती थी। इसी प्रकार तरह तरह के कार्यक्रमों में दिन बीत जाता था। मध्याह्न समय भोजन करने के बाद थोड़ी समय विश्राम के लिए मिलता था एवं रात्रि में कैंप फायर होता था, जिसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। दिव्या के प्रयास की वजह से उसकी टोली हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी। एक दिन छात्राओं को हाइकिंग पर जाना था। संकेत को ढूंढते हुए स्मारक पर चलकर पुनः अपने स्थान पर आना था। सभी छात्राएं निकल पड़ी और संकेत के सहारे आगे बढ़ती रही। इसी बीच रास्ते में एक तालाब आया, जिसमें बारिश के कारण बहुत अधिक भारी पानी भरा हुआ था। एक छोटी बच्ची खेलते हुए तालाब के निकट आ गई। अचानक दिव्या की नज़र उस बच्ची पर पड़ी कि कहीं वह बच्ची पानी में गिर न जाए। दौड़कर उसने उसे बचाना चाहा, लेकिन जब तक दिव्या उस बच्चे तक पहुंचती, वह पानी में गिर गई और डूबने लगी। दिव्या ने मदद के लिए आवाज़ दी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आया और वह बच्ची को बचाने के लिए स्वयं तालाब में कूद गई। दिव्या को तैरना तो आता ही था। किसी तरह वह बच्ची को बचाकर पानी से निकाल लाई। शोर सुनकर और लोग भी दौड़े दौड़े आ गए। बच्चों के माँ बाप भी बच्ची को खोजते खोजते वहां पहुंच गए। अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर वह बहुत परेशान हो गए। जब उन्हें पता चला कि दिव्या की वजह से उनकी बच्ची बच गई है, तो उन्होंने दिव्या को बहुत दुआएं दी। दिव्या की कारनामे की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। छोटी बच्ची की साहस की कहानी अखबार में उसके फोटो सहित सभी एनसीसी कैंप के अधिकारियों और डीएम के द्वारा उसके लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। दूसरे दिन रोशनी और प्रदीप ने एक पेपर में उसकी फ़ोटो देखी तो पहले तो वह बहुत घबरा गए। जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ने पर उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्हें अपनी पुत्री पर बहुत गर्व हुआ। उनका मन होने लगा कि कैसे उनकी बेटियां उन्हें मिले और वह उसे अपने गले से लगा ले। स्कूल से घर आने पर जब वह अपनी दीदी को नहीं पाता था तो वह बहुत रोता था। पूरा परिवार उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनकी बेटी को आना था। आने पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया। वार्षिकोत्सव के दिन प्रधानाचार्य की ओर से दिव्या को इस कृति के लिए पुरस्कार मिला। जब मुख्य अतिथि ने उसको पुरस्कार दिया तो प्रदीप एवं रोशनी का सीना गर्व से फूल गया। दिव्या को अपने जीवन में पाकर वह अपने को धन्य समझने लगे, जैसे सुखी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। उस सुख का अनुभव दिव्या ने उन्हें कराया था। ऐसी प्यारी बच्ची पर उनको बहुत गर्व था। उधर जब ज्योति ने देखा कि उसकी बच्ची को कोई अनजान महिला ने उठा लिया तो वह संतुष्ट हो गई। महिला के बच्चे को गोद में लेने के ढंग से लग रहा था कि वह बच्ची को ठीक से रखेगी। थोड़ी दूर वह उस महिला को बच्ची को ले जाते हुए दुखी मन से देखती रही। जब वह महिला आंखों से ओझल हो गई, वह अपने घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी कि बच्चे अकेले घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। छोटा बच्चा तो ना समझ था। बड़े बच्चों ने माँ से पूछा, माँ गुड़िया कहाँ रह गई? माँ क्या जवाब देती, वह चुप रह गई। माँ की चुप्पी से वह समझा कि पापा की तरह गुड़िया भी भगवान के पास चली गई। माँ ने अपने कमज़ोर शरीर से कार्य करना शुरू किया। वह दुखी बहुत थी, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने सोचा कि बच्चों के लिए
उसे साहस से काम करना होगा। 1 साल तो खराब हो ही चुका था। उसने अगले साल बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की सोची। अगल बगल में बच्चों ने पुराने किताब लेकर अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। पड़ोस के लोग यथासंभव उसकी सहायता करते रहते थे। एक महिला ने अपनी पुरानी मशीन उसको दे दी। उसको ठीक कराकर वह अगल बगल के लोगों के कपड़े सिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। ऊन लेकर स्वेटर बुनने लगी। उसने दुकान से संपर्क कर लिया और स्वेटर बुनकर दुकान पर दे देती थी। उसके बने स्वेटर लोग पसंद करते थे। दुकानों पर उसके बने स्वेटर की मांग बढ़ती गई। बचे समय में सीजन के अनुसार आम, नींबू, मिर्ची एवं मिक्स अचार बनाने लगी। अचार बनाकर वह दुकान पर दे देती। उसके बने अचार लोगों को बहुत पसंद आते थे और आज अचार की मांग बढ़ती गई। इस तरह से उसके घर की गाड़ी चलने लगी। अगले सेशन में उसने अपने बच्चों का नाम पास के ही स्कूल में लिखा दिया। इसमें उसको अपने घर के पास में रहने वाले अध्यापिका ने बहुत मदद की। उसने उनके शुल्क माफ़ कर दिए और बच्चों से पिछले क्लास की किताबें दिलवा दी। ज्योति का वहाँ बेटा सोनू थोड़ा समझदार था। उसे अपने पापा की थोड़ी याद भी थी। उसके कानों में उसके पापा की आवाज़ गूंजती रहती थी, जैसे उसके पापा कह रहे हो कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। इतनी कम आयु में ही उसका सामना जीवन की कटु सच्चाई से हुआ था। आयु से पहले ही उसकी घरेलू परिस्थितियों ने उसे मैच्योर बना दिया था। 2 ही सालों में वह लोग आकाश से ज़मीन पर आ गए थे। कहाँ वह सुख वैभव एवं कहाँ यह गरीबों के दिन। जब वो अपनी मम्मी को दिन रात कठिन परिश्रम करते देखता तो उसका मन तड़पता था। काम की वजह से उसकी मम्मी बच्चों को कम समय दे पाती थी, फिर भी समय निकाल कर बच्चों को पढ़ाती थी। कुछ तो बच्चों के कुशल बुद्धि एवं कुछ उनके घर की परिस्थितियों के कारण बच्चे रात दिन मेहनत करते पढ़ते थे। उनके मन में था कि हमें अपने पापा का सपना पूरा करना है। वह हर कक्षा में अपने अंकों से पास होते गए। जब बच्चों के अच्छे व्यवहार के कारण उनके शिक्षक एवं सहपाठी सभी उनको मानते थे। सोनू ने इंटर एवं मोनू ने हाई स्कूल परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की। सोनू बड़ा था। वह सोचता था कि वह अपनी माँ की मदद करे। सोनू ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे वह अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता था। एक दिन जब वह एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा थोड़ी दूर पर जाकर चुपचाप बैठ जाता था। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो जब उस बच्चों को उसने अकेले पाया तो उसने उसे वहां आकर बैठने का कारण पूछा। बच्चा ने उत्तर दिया कि मेरे पापा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर सके, इसीलिए मैं दूर बैठकर समझने की कोशिश कर रहा था। सोनू ने उससे कहा कि उसे जो कुछ भी पूछना हो वह जाकर पूछ लिया करे, वह उसे पढ़ा देगा। सोनू का पीएमटी की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। पड़ोस में एक बैंक ऑफिसर रहते थे। उनकी सहायता से उसे एजुकेशन लोन मिल गया। सोनू ने जीएमसी में एडमिशन ले लिया। ज्योति को लगने लगा था कि अब वह अपने पति का सपना पूरा करने में सक्षम हो पाएगी। खुशी से उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत सफल हो रही है। उधर प्रदीप और रोशनी अपने बच्चों के साथ बड़े सुख से दिन बिता रहे थे। उन्हें अपनी बिटिया पर गर्व था। छोटा बेटा भी दिव्या की तरह ही पढ़ने में होशियार था। दिव्या बड़ी हो रही थी। वह अपनी मम्मी के साथ घर के कामों में हेल्प करती थी। दिव्या ने हाई स्कूल इंटर परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी और अपने भाई को भी पढ़ने में मदद करती थी। दिव्या के बड़े होने के साथ साथ उसके माता पिता के मन में उसके भविष्य की चिंता भी होने लगी थी। दिव्या का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी,
तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहती थी। वहाँ उसके माँ बाप सोचते थे कि लड़की जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी उतना ही अधिक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। दिव्या के घर के पास उसकी एक फ्रेंड रहती थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसकी फ्रेंड नेहा का भाई आकाश कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। नेहा के घर से उसको पढ़ने के लिए बुक्स मिल जाती थी और प्रतियोगिताओं के बारे में पता चलता था। वहीं से उसे उसके मन में भी इन परीक्षाओं में अपीयर होने की इच्छा जागी। दिव्या ने बाकी परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने के बाद अपने माता पिता से IAS PCS की परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए कहा, तो उसके पिता ने कहा कि यह सब लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। दिव्या को जो 5 पॉकेट मनी मिलती थी और कहीं से भी जो पैसा मिल जाता था उसे वह बचा कर रखती थी। पिता के मना करने पर बहुत दुखी हो गई, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जो बुक्स उसे मिल पाती थी गहन अध्ययन करती और अपना ज्ञान बढ़ाती रहती थी। एक दिन जब वह नेहा के घर गई तो उसने देखा वह फॉर्म भरने को तैयारी कर रही थी। उसने उसे रिक्वेस्ट की वह भी फॉर्म भरना चाहती है, तो उसने कहा जब हम लोग अपना फॉर्म मंगवाएंगे तो तुम्हारा भी मंगवा देंगे। दोनों ने साथ फ़ोटो खिंचवाई, मार्कशीट टेस्ट करवाई तथा साथ ही फॉर्म भरा। इन सब कामों में उसे नेहा के भाई आकाश की मदद मिलती थी। उसी की हेल्प से फॉर्म भेज दिया था। उसने इस भाई के कारण ही अगर उसके माता पिता को यह पता चला तो वह उसे फॉर्म भरने ही नहीं देंगे। यह सब अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। आकाश की हेल्प से फॉर्म भेजने के बाद दिव्या ने नेहा के साथ मिलकर अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन लोगों को इसमें आकाश से बहुत सहायता मिलती थी, क्योंकि वह स्वयं भी इस परीक्षा की तैयारी करने लगा था। अपने नोटिस तथा बुक्स इन लोगों को भी पढ़ने के लिए दे देता था। दिव्या के पापा को दिव्या को नेहा के घर भेजने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह से दिव्या परीक्षा में अपीयर होने की अपनी तैयारी करती रही। दिव्या ने MBA में एडमिशन ले लिया था और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए भी कठिन परिश्रम करती थी। इस प्रकार से दिव्या ने इसकी कंपटीशन परीक्षा दे दी। वह सोच रही थी कोई ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाए, बस यह सोचकर उसने परीक्षा दी कि सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ ना कुछ अनुभव तो होगा ही और उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। नेहा ने भी दिव्या के साथ ही परीक्षा दी थी। नेहा के पापा ने जब रिजल्ट निकाला तो दोनों के रिजल्ट पेपर में देखे। दोनों के ही अनुक्रमांक पेपर में होने पर नेहा के पापा बहुत खुश हुए। नेहा एवं दिव्या को भी सफलता पाने पर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन दिव्या के मन में यह चिंता होने लगी कि उसने तो घर में बिना बताए ही यह परीक्षा दी थी। वह अपना रिजल्ट घर में कैसे सबसे बताएगी। नेहा के पापा को यह पता नहीं था कि दिव्या ने बिना बताए ही यह परीक्षा दी थी। नेहा के पापा ने जब दिव्या के पापा को दिव्या के इस परीक्षा में सफल होने पर बधाई दी, दिव्या के पापा यह तो जानते नहीं थे कि उनकी बेटी परीक्षा में अपीयर हुई है। उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने नेहा के पापा को यह नहीं बताया कि उन्होंने यह पता नहीं है और उन्होंने उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद किया। दिव्या के पापा इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दिव्या उन्हें स्वयं अपनी सफलता के बारे में बताए। दिव्या समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वह अपने पापा को यह बताए। दिव्या ने अपने पापा से सर झुकाकर कहा कि पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे बिना पूछे फॉर्म भर दिया था और बिना बताए ही परीक्षा भी दी थी। संजोगवश उस परीक्षा में सफल भी हो गई हूँ। दिव्या के पापा ने
दिव्या को गले से लगाते हुए कहा कि बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी कि मैं अपनी नासमझी और कमज़ोरी के कारण तुम्हारे सपनों को पूरा करने में रुकावट बन रहा था। लेकिन बाढ़ आई हुई नदी को क्या कभी कोई रोक पाया है? दिव्या पहले तो सोच रही थी कि उसने छुप कर फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया, यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वह मन ही मन डर रही थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसकी सफलता पर खुश होकर उसे गले से लगा लिया तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसके मन का अपराध बोध दूर हो गया। अब वह अपनी सफलता पर मन से खुश हो पा रही थी। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है और कब रिपोर्ट्स करना है, इससे संबंधित विभाग से एक पत्र आया। उसके मम्मी पापा उसकी सफलता पर खुश तो बहुत हो रहे थे। इस पत्र को पाकर उनके मन में फिर दुविधा की स्थिति आ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दूर अपनी बेटी को अकेले कैसे भेजेंगे। पहली बार उसे इस प्रकार घर से दूर एकदम अकेले जाना था। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि यह एग्ज़ाम क्लियर करना कितना कठिन होता है। उनकी बेटी ने बिना घर की कोई हेल्प लिए स्वयं ही परिश्रम करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। अब उसकी राह में रोड़ा अटकाना ठीक नहीं है। अपने मन को मजबूत करके वह उसके जाने की तैयारी करने लगे। ट्रेनिंग के बाद दिव्या की नियुक्ति उच्च अधिकारी के पद पर हो गई। अब तो उसे बंगला, गाड़ी सब ऑफिशियली मिल गया। नियुक्ति तिथि पर जाकर उसने ज्वाइन कर लिया एवं निष्ठापूर्वक अपना काम करने लगी। उसके मम्मी पापा अपनी बेटी के ऊपर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अब यह डर सताता था कि अब तो उन्हें इसी स्टेटस का लड़का ढूंढना होगा। वह कैसे यह सब कर पाएंगे? दिव्या को ज्वाइनिंग मेरठ में हुई थी। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि किसी असहाय व्यक्ति के साथ कोई अन्याय ना होने पाए। इसी बीच आकाश ने IPS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और संजोगवश उसकी नियुक्ति भी मेरठ में हुई थी। वह लोग अक्सर आपस में मिलते रहते थे, यह कभी ऑफिशियली मीटिंग में तो कभी वैसे ही। दिव्या एक बार गाड़ी से एक ऑफिशियली मीटिंग अटेंड करने जा रही थी। संजोगवश उसके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। परिवार के कई सदस्यों को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन एक सदस्य की हालत ज़्यादा खराब थी। पहले तो दिव्या ने जाने की सोची, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना और रुक कर उसने स्वयं ही स्थिति का अवलोकन किया। उसने स्वयं ही पुलिस को और अस्पताल को फ़ोन किया। एक IAS ऑफिसर के फ़ोन पर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ गई और घायल लोगों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाने की वजह से उस आदमी की जान बच गई। दूसरे दिन उसके इस कृति की सूचना पेपर में छपी। पेपर में उसकी बहुत सराहना भी की गई थी। दिव्या के मम्मी पापा इस प्रकार की खबरों को पढ़कर बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में इस बात का दुख बना रहता था कि वह लोग उसके लिए योग्य वर कैसे ढूंढ पाएंगे। इस कार्य के लिए बस स्वयं को असमर्थ पाते थे। इसी बीच एक मुसीबत पहाड़ उन पर टूट पड़ा। कॉलेज से लौटते समय उसके बेटे का एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। शीघ्र ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दिव्या को जैसे इस बारे में पता चला, वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई। उसकी वजह से अस्पताल में उसका स्पेशल केयर हो रहा था। उसकी हालत रक्त निकल जाने की वजह से सीरियस थी। डॉक्टर ने खूब परिश्रम और तुरंत मेडिकल मिल जाने की वजह से धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आ रहा था। डॉक्टर ने कहा अब वह खतरे से बाहर है। 5 दिनों के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया।
खुशी खुशी वह लोग उसे घर ले गए। दिव्या के माता पिता दिव्या से बहुत खुश थे। आज उसी के कारण उनके बेटे का इतना अच्छा इलाज संभव हो सका था, नहीं तो शायद उसके बेटे की जान बचाना मुश्किल हो जाती। दिव्या और आकाश अक्सर एक दूसरे के संपर्क में आते रहते थे, कभी कभी ऑफिशियली ज़रूरत से और कभी कभी पर्सनली ही मिलते थे। धीरे धीरे उनमें घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। दिव्या के मम्मी पापा को इतनी उम्मीद नहीं थी कि लड़की होकर दिव्या इस तरह से उन लोगों का नाम रोशन करेगी। वह लोग उसे बहुत प्रसन्न रहते थे। दिव्या के कारण प्रदीप और रोशनी का समाज में मान सम्मान बढ़ गया था। साथ ही मन में वह बड़ी दुखी रहते थे कि वह लोग अपनी बिटिया के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जाति के लोग जो इस स्टेटस के थे उनकी मांग इतनी अधिक थी कि वह उसको पूरा करने में अपने को पूर्णतः असमर्थ पा रहे थे। अगर शायद वह किसी तरह मांग को पूरा भी कर सके तो उसके ही स्टेटस की हम भावनाओं को वह क्या करते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस स्वयं का तो इतना ही नहीं था। इसी चिंता में उनके रात दिन बीते जा रहे थे। उनकी निगाहें पेपर में वर वधू से संबंधित विज्ञापनों में ढूंढा करती थी कि शायद उनकी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए। देखिए कब ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। उधर ज्योति को रात में तबीयत खराब होने की वजह से बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी उलझन थी और विभिन्न प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे। उसको अपनी परिस्थितियों पर रोना आ रहा था कि जिसकी वजह से उसे अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ना पड़ा था। वह सोच रही थी कि वह जाने कहाँ और किस हाल में होगी। उसने अपने मन को समझाया, शायद उसने ठीक ही किया, अन्यथा उसे अपने तीनों ही बच्चों के हाथ धोना पड़ता। इसी तरह धीरज करके अपने मन को समझाकर वह उठी और दवा खाई। दवा खाने के थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तो 6 बज चुके थे। जल्दी से वह उठी और उसने अपने दोनों बेटों को जगाया और स्वयं फ्रेश होकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। छोटा बेटा मोनू पढ़ाई कर रहा था, साथ ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। वह भी किसी जॉब में जल्दी ही सेटल होना चाहता था, जिससे वह भी परिवार की सहायता कर सके। दोनों बेटे जल्दी से उठकर तैयार होने लगे। तब तक उनकी माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया था। तैयार होने के बाद भी दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सोनू का MBBS का अंतिम वर्ष था। उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। 9 बजे डॉक्टर राउंड पर होते थे। उसे समय अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ उसे भी साथ होना होता था। इस समय सोनू को तरह तरह के पेशेंट से मिलने का अवसर मिलता था। वह इस समय विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों से मिलता था। इस प्रकार उसका अनुभव बढ़ता ही जा रहा था। वह बहुत कुछ सीख रहा था। सोनू का यह अंतिम साल था। आगे उसे नहीं पढ़ना था, क्योंकि उसके घरेलू परिस्थितियों इस प्रकार नहीं थी कि वह आगे पढ़ सकता। उसके अच्छे व्यवहार एवं परिश्रम के कारण सभी सीनियर डॉक्टर उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। उसके घरेलू परिस्थितियों के से अवगत होने के कारण यथासंभव वह उसकी हेल्प भी किया करते थे। सोनू की क्लासमेट जूनियर लेडी डॉक्टर सृष्टि के फादर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। सृष्टि सोनू के साथ साथ कार्य करती और पढ़ते समय उसके घरेलू परिस्थितियों से अवगत थी। सृष्टि उसके परिश्रम एवं सच्ची स्वभाव से प्रभावित थी। उसने देखा था कि उसे कितनी कम आयु से ही कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था।
आज वह अपने बलबूते पर इस स्थान पर पहुंचा था। जब सृष्टि को पता चला उसके पापा के अस्पताल में एक डॉक्टर की आवश्यकता है, तो उसने अपने पापा को सोनू के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह बहुत ही स्वाभिमानी है, इसीलिए वह स्वयं आपके पास नहीं आएगा। इस प्रकार सृष्टि ने अपने पापा से सोनू की तारीफ करके डॉक्टर की पोस्ट के लिए ऑफर लेटर सोनू के पास पहुंचवाया। MBBS की डिग्री पाने के बाद जब सोनू को डॉक्टर की पोस्ट के लिए ऑफर लेटर मिला तो उसने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह समझता था यह उसके लिए उपयुक्त है। डॉक्टर की पोस्ट ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलने पर वह घर को भी सपोर्ट कर पाएगा और अपना लोन भी पे कर पाएगा। अब वह अपनी माँ को इतना कठिन परिश्रम करते नहीं देख सकता था। ज्योति का बेटा डॉक्टर बन गया था। वह बड़ी खुश थी कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बना पाई। एक दिन जब सोनू अपने रूम्स में पेशेंट को देख रहा था, उसे एक लड़की जाती दिखी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसकी क्लासमेट डॉक्टर सृष्टि थी। अपने असिस्टेंट से पूछने पर पता चला यह डॉक्टर साहब की बेटी है, जो अपने पापा से मिलने अक्सर आया करती थी। इतने बड़े अस्पताल से ऑफर लेटर मिलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। अब उसे समझ में आया कि यह कैसे संभव हो सका था। उसने सृष्टि से मिलकर उसको थैंक्स कहने की सोची। बस सृष्टि से मिला और बहुत आभार व्यक्त किया। इस अस्पताल से कनेक्ट एक लेडीज़ हॉस्पिटल की ब्रांच भी खुली थी, जिसको डॉक्टर सृष्टि संभाल रही थी। अब उन लोगों का मिलना जुलना अक्सर होता ही रहता था। वह दोनों लंच साथ ही किया करते थे और कोई समस्या होने पर आपस में डिस्कस भी करते थे। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ मित्रता बढ़ती जा रही थी। सोनू बहुत परिश्रम से काम करता। उसके डायग्नोसिस बहुत अच्छी थी। एक से एक क्रिटिकल पेशेंट को उसने ठीक किया था। उसका व्यवहार भी सबसे इतना अच्छा रहता था, लोग उसे पसंद करते थे। सोनू और सृष्टि के परिश्रम से हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता जा रहा था। दूर दूर से पेशेंट सोनू का नाम सुनकर उस अस्पताल में इलाज कराने आते थे। सोनू और सृष्टि उस अस्पताल में आधार स्तंभ से बन चुके थे। इस प्रकार से सोनू अपने परिवार की देख रेख करने के साथ साथ निरंतर उन्नति पथ पर अग्रसर होता जा रहा था। ज्योति अपने और अपने पति के सपनों को साकार होते देख बहुत खुश थी। दोस्तों, यह थी पारिवारिक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।